Hello everyone, in this video lecture we will discuss about group 15 elements। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका फोर्थ ग्रुप है ये 13, 14, 15 दैन फिर 16 ग्रुप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास इसमें। बेसिकली चैल्कोजन फैमिली भी हम इसको कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। चैल्कोजन बेसिकली ग्रीक में कॉपर के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये जितने भी हमारे पास हैं, यहाँ इसका जो मेन मेंबर ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं, ये जो कॉपर के जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं उनके साथ कंबाइन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स और सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड हमको बेसिकली नेचर में अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी डिटेल स्टडी है। इनके जो स्टार्टिंग के 2 मेंबर्स हैं यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं की कुछ जो बेसिक इनका पीरियोडिक ट्रेंड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 5 मेन एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट में। जो फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन फैमिली भी हम इसको कहते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो 1s2 यानी कि हीलियम हमारे पास है, 2s2 और 2p4। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंसीडर करेंगे वो यहाँ से आप ns2 और np4 कंसीडर कर सकते हैं। तो इनका जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns2 और np4 होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम सल्फ़र की बात करें तो इसका 16 है एटॉमिक नंबर और इसी तरीके इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2, 2p6 यानी कि हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर सकते हैं। देन वैलेंस शेल के लिए 3s2 और 3p4 थर्ड शेल में आप कंसीडर करेंगे। जो उसकी वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है। नेक्स्ट सेलेनियम के लिए भी ठीक इसी तरीके से 3d10, 4s2 और फिर 4p4 हो जाएगा हमारे पास। तो देन टेलुरियम के लिए 54 एटॉमिक नंबर है और देन 4d10, 5s2 और 5p4। देन लास्ट जो मेंबर है पोलोनियम और इसका जो एटॉमिक नंबर 84 है और इसी तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 2 मेंबर्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो मेटेलॉइड्स हैं हमारे पास और लास्ट पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है। तो इनका जो स्टडी है यानी कि ऑक्सीजन और सल्फ़र की तो काफ़ी डिटेल स्टडी अवेलेबल है, बट पोलोनियम की या सेलेनियम टेलुरियम की इतनी ज़्यादा डिटेल स्टडी अवेलेबल नहीं है। पोलोनियम की तो बहुत ही कम है क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल है, एलिमेंट है ये हमारे पास, तो इसकी ज़्यादा डिटेल स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो अगर इन एलिमेंट के अकरेंस की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में और जो इसका अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस है ऑलमोस्ट 46% इसका अकरेंस है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे ऑक्साइड्स के फॉर्म में हम ये कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट 46% प्रेजेंट है। और अगर हम एयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% जो इसका परसेंट वैल्यू है ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो अकरेंस काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन का। सल्फ़र की बात की जाए तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसका अकरेंस काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 0.1% ही अकरेंस है इसका अर्थ क्रस्ट में बेसिकली। और वहाँ पे भी ये सल्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट्स के फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो जो मेन इसके सल्फाइड है एक गैलेना है, ये हमारे पास लेड PbS यानी कि लेड का सल्फाइड है और दूसरा हमारे पास ब्लेंड है, ये जिंक का सल्फाइड है बेसिकली। तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट सल्फाइड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी जो मेंबर हैं सेलेनियम और टेलुरियम, ये सेलेनाइड और टेलुरिनाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका जो स्टेट है वो Sc-2 यानी कि डबल नेगेटिव फॉर्म और इसी तरीके से Te की भी -2 फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं, सेलेनाइड फॉर्म करता है मेटल के साथ कंबाइन करके, इसी तरीके से टेलुरिनियम जो है मेटल के साथ कंबाइन होके टेलुरिनाइड फॉर्म करता है। तो अगर बात करें पोलोनियम की तो रेडियो एक्टिव मेटल है ये हमारे पास, जो कि यूरेनियम के डिके से बेसिकली फॉर्म होता है और देन इसका फर्दर हम कह सकते हैं कि डिके हो जाता है। तो इसकी जो कंपाउंड्स हैं या इसकी जो केमिस्ट्री है इसकी स्टडी ज़्यादा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की यानी कि एटॉमिक साइज की,
तो जैसा कि ग्रुप में ट्रेंड होता है टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास क्या होता है, जो साइज है वो इंक्रीज़ करता है बेसिकली। तो अगर हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आते हैं तो इनका भी एटॉमिक साइज में काफ़ी इंक्रीमेंट होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो साइज है एक्सेप्शनली काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी कम साइज है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से जब हम सल्फ़र पे आते हैं तो काफ़ी इंक्रीमेंट होता है। जैसा कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था ग्रुप 15 में। ठीक इसी तरीके से अगर हम टेलुरियम से पोलोनियम पे या सेलेनियम से टेलुरियम पे आ रहे हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है या एटॉमिक साइज जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो उसका रीज़न वही है 4d और 4f इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, जो कि शील्डिंग नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस की ज़्यादा बेटर फॉर्म में, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जिससे कि जो साइज है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता है जितना फर्स्ट जो मेंबर है उससे हम जब सेकंड मेंबर पे जाते हैं। चूँकि यहाँ पे डी और एफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होती है तो इस वजह से ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये अराइज भी नहीं होती है। तो जब हम लोअर मेंबर्स को देखते हैं ग्रुप के तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, शील्डिंग नहीं हो पाती है बेटर फॉर्म में, और जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन वो बहुत अच्छे से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और जिसकी वजह से जो साइज है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता है जितना उनको होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के मेंबर में जितना इंक्रीज़ होता है उतना नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जैसा कि हमने 15 ग्रुप में देखा था कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, जो वैलेंस शेल है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इंट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कह सकते हैं वैलेंस शेल में कम होता जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना आउटर शेल से ईजी हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें ग्रुप 15 एलिमेंट्स से, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नहीं होती है बल्कि कम होती है। तो जो जनरल ट्रेंड है किसी पीरियड में, हम पीरियड में जनरली ये कहते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते वक्त जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ होती है। बट जब हम ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इंक्रीमेंट ना होकर बल्कि डिक्रीमेंट होता है। तो ग्रुप 15 की हम कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा है। रीज़न, जब उसका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हैं ग्रुप 15 का, तो वो हमारे पास आता है NS2 और NP3, और अगर इसकी बात करें तो NS2 और NP4। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें P जो हमारे पास 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं P ब्लॉक के, वहाँ पे हमारे पास जो P सब शेल है वो हाफ फिल्ड है। वही अगर हम बात करें ग्रुप 16 के लिए, तो ग्रुप 16 के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है। हमारे पास जो P सब शेल है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो चूँकि हाफ फील्ड है हमारे पास, और आपको पता है कि हाफ फील्ड जब भी कोई सब शेल होती है, जब ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड्स होती हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। वो फैक्टर्स होते हैं एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्रिकल फैक्टर। तो इन फैक्टर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उससे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना टफ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो चूँकि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में उतनी ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना इजी हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जो ग्रुप 16 है वहाँ पे एक्सेप्शनली हम ये कहते हैं कि जो ग्रुप 15 है उसके रिस्पेक्ट में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि जो पीरियोडिक ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रुप 15 से 16 की तरफ जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी सेम पीरियड के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, तो जो कि हमारे पास नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है किसी एटम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त। तो इसमें भी हमारे पास जो ट्रेंड है बेसिकली टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है किसी एलिमेंट के लिए, किसी एलिमेंट के एटम के लिए, वो डिक्रीज़ होती जाती है। रीज़न फिर से वही
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि साइज इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है वैलेंस शेल में, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे, यानी कि ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जब हम मूव करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर के रिगार्डिंग, खाली ऑक्सीजन और सल्फर के रिगार्डिंग, तो ऑक्सीजन की आउटर शेल में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, सभी में 6 होते हैं। बट चूंकि ऑक्सीजन का साइज हमारे पास काफ़ी छोटा है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से हम ये मानते हैं कि जो एरिया चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी है। वही अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र चूँकि काफ़ी बड़ा एटम है, आप कंसिडर कर सकते हैं, तो इसकी जो फील्ड है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है, तो रिपल्शन कम है। तो 2 फैक्टर है हमारे पास, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट ज़्यादा है ऑक्सीजन में सल्फर के रिगार्डिंग, बट जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे तो ये जो रिपल्शन वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। सल्फर के केस में इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नो डाउट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से कम ही है, बट जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में, उनसे रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं करेगा, या हम ये कहेंगे कि जिस एरिया में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो एरिया इतना ज़्यादा है सल्फ़र में कि वो उनके बीच में होने वाला रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगा। वहीं ऑक्सीजन में वो एरिया इतना ज़्यादा नहीं है। तो 2 फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अगर हम रिपल्शन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में वो बढ़िया नहीं है, रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, सल्फ़र के केस में कम हो रहा है। तो ये जो फैक्टर है ये कहता है कि सल्फ़र में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों फैक्टर का जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फ़र की आती है, ना कि ऑक्सीजन की। तो सल्फ़र की हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा है, देन सल्फ़र के बाद फिर ग्रेजुअली हमारे पास क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो सल्फ़र के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के पास भी इससे कम है। देन अगर हम सेलेनियम और टेलुरियम फिर पोलोनियम पे जाएँ तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है जब बॉन्ड पेयर फॉर्म होता है या बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास, जितने भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चूँकि साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस शेल है उन पर सबसे ज़्यादा है अपने पीरियड की, अगर इनके अपने ग्रुप की बात की जाए तो इसी वजह से क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन की बात करें और सल्फर की इस तरीके से बात करें, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विद रिस्पेक्ट टू दी सल्फर। और देन उसके बाद फिर से हमारे पास टॉप टू बॉटम ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाती है। तो ऑक्सीजन से पोलोनियम पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रिगार्डिंग होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने कहा सल्फर की ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है कि जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेरेबल माना जाता है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अपनी वैलेंस शेल में एंटर करते हैं, उसको सस्टेन भी करना होता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अट्रैक्ट करना होता है अपनी न्यूक्लियस की तरफ, वो उसकी वैलेंस शेल में रिवॉल्व नहीं करता है कम्प्लीटली। बट जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एंटर किया जाता है उसकी वैलेंस शेल में। तो इसी से ये जो डिफरेंस है ये क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कम्प्लीटली एंटर नहीं कर रहे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो जो टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की वो नो डाउट ऑक्सीजन की ज़्यादा है।
बट अगर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम की बात करेंगे तो वहाँ पे वो फिर सल्फर से कम देगा हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, सल्फर की। तो इसको क्लियरली आप समझ के रखें, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इनकी लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कुछ, तो अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो जनरली गैस है, और बाकी जो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम है ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम टेलुरियम हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, और पोलोनियम हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटल है। तो इनके एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जनरली एलोट्रोप फॉर्म नहीं करता है, सल्फर और बाकी जो मेंबर हैं वो एलोट्रोप फॉर्म करते हैं, जिसका मेन रीज़न है जो इनका कैटिनेशन की टेंडेंसी है। ऑक्सीजन कैटिनेशन नहीं करता है, सल्फर और बाकी जो एलिमेंट है वो एक एक्सटेंट तक कैटिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ऑक्सीजन का कैटिनेशन फॉर्म ना करने के पीछे रीज़न जैसा हमारे पास नाइट्रोजन के रिगार्डिंग था, सेम रीज़न इसके लिए भी है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इनके पास लोन पेयर की प्रेजेंट जो है वो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है हमारे पास जनरली। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होता है इन लोन पेयर के बीच में, जो कि इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कैपेबल है। इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये O डबल बॉन्ड O कहते हैं हम, बेसिकली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि O2 फॉर्म करता है। तो इस वजह से O2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं इस बॉन्ड को, यानी कि जो कंप्लीट बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये O2 फॉर्म करता है। O2 के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये फर्दर कैटिनेशन नहीं करता है, या इसका एक एलोट्रोप जनरली जो ओजोन है वो हमारे पास प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो ओजोन फॉर्म हो सकता है या O2। बस ये 2 फॉर्म है ऑक्सीजन की जिस फॉर्म में ये रहता है, जिसमें से जनरल फॉर्म O2 है। बट जो सल्फर वगैरह है इनका साइज फिर से चूँकि लार्ज होता है, तो जो लोन पेयर है उनको स्पेस मिल जाता है, तो एक एक्सटेंट तक सल्फर के बीच में हम बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं, यानी कि कैटिनेशन की बात कर सकते हैं। तो जब कैटिनेशन होता है तो फिर एलोट्रोप फॉर्म्स हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉन्डिंग होगी तो वो डिफरेंट पैटर्न में हो सकती है। तो सल्फर और बाकी जो एलिमेंट है वो एलोट्रोप फॉर्म करते हैं, बट ऑक्सीजन एलोट्रोप फॉर्म नहीं करता है, और जो इसका जनरल फॉर्म है वो कौन सी है, O2 की। तो इसी वजह से हम जब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली बहुत कम होता है, काफ़ी कम इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है, क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में होने के कारण इसका जो मॉलिक्यूल है वो काफ़ी छोटा होता है, और छोटा होने के कारण वंडरफुल फोर्सेस वर्क नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम इनकी बात करें अदर एलिमेंट की, तो ये S8 या 6 यानी कि 6 एटम्स का कंबाइन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, या फर्दर जो इनका कैटिनेशन है और भी ज़्यादा एक्सटेंट तक होता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इनका जो एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है। तो इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं, या हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो डायटोमिक होना मेन रीज़न है इसका गैस फॉर्म में होने का, जिससे इसका एटॉमिक वेट जो है या जो इसका मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है O2 का, उसका एटॉमिक मास ज़्यादा, मॉलिकुलर मास ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। Here we have a table in which we describe different properties of group 16 element, that is atomic number। तो जैसे हमने देखा था atomic masses, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन से सल्फर पे जब हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, देन उसके बाद इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। चूँकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ज़्यादा स्टडी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसके रिगार्डिंग हम ये प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख पाएंगे। देन अगर हम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा है, देन उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अदर मेंबर्स से अपने ग्रुप के। देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम एक व्यू देखें तो काफ़ी कम है ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बट ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ही कम है ये, क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो जो बाकी हमारे पास वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटोमिसिटी है
वो बेसिकली इस चीज़ का रीज़न है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। और बाकी जो एलिमेंट है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।